भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। 2008 इंडिया टर्निंग पॉइंट पर खड़ा था। इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही थी और एनर्जी डिमांड हर साल बढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त एक प्रॉब्लम क्वाइटली ग्रो हो रही थी, इंडिया की इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर डेंजरस डिपेंडेंसी। Sources have said that India is highly dependent on imports for meeting its energy requirements. India, the world's third largest energy consumer, imports nearly 90% of its crude oil needs. Every day, the country consumes around 85 lakh barrels of crude oil. That dependence makes any disruption in Hormuz a direct threat to India's economy. एक्सपर्ट्स इंडिया को वार्न कर रहे थे कि अगर फ्यूचर में मिडिल ईस्ट में कभी वॉर या सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ तो इंडिया को डायरेक्ट शॉक लगेगा। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट के पास इन सब से बचने के लिए एक जैकपॉट प्रोजेक्ट था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की उस एक ना ने पूरे प्रोजेक्ट पर हमेशा के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कुछ एक्सपर्ट साउथ एशिया का एनर्जी फ्यूचर मानते थे। आज इंडिया पे ईरान इजराइल वॉर इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो रहा है। इंडिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, यहाँ तक के फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। दुनिया को समझ आ चुका है, एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं है, एनर्जी ही इकोनॉमिक सर्वाइवल है। अगर इंडिया ने पहले ये स्टेप लिया होता तो आज हार्मुज स्ट्रेट का क्लोज होना या मिडिल ईस्ट वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर इतना असर नहीं डालता और पाकिस्तान अभी $18 बिलियन की पेनल्टी चुका रहा होता, जो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों, आज इंडिया अपने जरूरत का 85% क्रूड ऑयल, 60% नेचुरल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें 90% मिडिल ईस्ट से आता है। और इसी कारण से आज ईरान इजराइल वॉर का इम्पैक्ट हम पे भी पड़ने लगा है। पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, इन सब के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। भले ही इंडिया फूड सिक्योर हो, लेकिन फर्टिलाइजर्स के लिए भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक अलग रियलिटी दिखाता है। पोटास जैसे इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट होता है और यूरिया के प्रोडक्शन का लगभग 80% हिस्सा इंपोर्टेड गैस पर डिपेंडेंट है। आज के टाइम में पीएम मोदी को देश के किसानों से अपील करनी पड़ रही है कि वो जितना हो सके फर्टिलाइजर्स का यूज कम करे। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी क्राइसिस नहीं है जो इंडिया के सामने अचानक से आई है। इस चीज के लिए एक्सपर्ट्स इंडिया को काफी पहले से वार्न कर रहे थे और जब भी ये बात आती है तब एक पुराना प्रोजेक्ट फिर से हेडलाइन में आ जाता है। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, एक ऐसी पाइपलाइन जो साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज कर सकती थी। इस प्रोजेक्ट का आइडिया सिंपल था, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता था। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व में से एक रिजर्व था। कहा जाता है कि अगर सिर्फ ईरान के गैस रिजर्व को प्रॉपरली यूज किया जाए तो ईरान अकेले लगभग 200 साल तक इंडिया की गैस डिमांड को सपोर्ट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का प्लान ये था कि ईरान से 2700 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्टली इंडिया तक लाई जाए, जिसके बदले पाकिस्तान को उसकी जमीन का यूज करने के लिए ट्रांजिट फी भी मिलती। ईरान को भी इंडिया जैसा बड़ा कस्टमर मिलता और इंडिया को डेकेड्स तक कंपैरेटिवली चीप और स्टेबल गैस सप्लाई मिल सकती थी। फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी सस्ती गैस मिलती और एलएनजी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी घट सकती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इंडिया को टैंकर रूट्स और मैरीटाइम चोक पॉइंट पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आज जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर दुनिया टेंशन में है, शायद उसका इम्पैक्ट इंडिया पर इतना बड़ा नहीं होता। मीडिया और एनालिस्ट का मानना था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी था, इसलिए धीरे धीरे इसका नाम पीस पाइपलाइन पड़ गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एनर्जी ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को स्टेबल बना सकता है। 2008 के अराउंड सिचुएशन पॉजिटिव लग रही थी। इंडिया और पाकिस्तान ट्रांजिट फी और प्राइसिंग फॉर्मूला पर भी डील कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, साउथ एशिया में कोई भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक पर डिसाइड नहीं होता। पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स हमेशा बीच में आ जाती है और यही इस प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ। उस वक्त अमेरिका ईरान पर हैवी सैंक्शंस लगा रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया ईरान के साथ इतना बड़ा एनर्जी पार्टनरशिप करे। अमेरिका जानता था कि अगर ईरान डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान जैसे ह्यूज मार्केट्स को गैस सप्लाई करने लगता तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इन्फ्लुएंस वीक हो सकता था और सबसे बड़ा कंसर्न था पेट्रो डॉलर सिस्टम।
1970s के बाद ग्लोबल ऑयल ट्रेड लार्जली यूएस डॉलर में होता था, लेकिन अगर इंडिया और ईरान डायरेक्ट पाइपलाइन डील करते तो पेमेंट डॉलर के बिना भी पॉसिबल हो सकती थी, रूपी ट्रेड, बार्टर ट्रेड या अल्टरनेटिव सेटलमेंट्स के थ्रू। ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका के फाइनेंशियल डोमिनेंस के लिए एक चैलेंज बन सकता था और इसके लिए अमेरिका ने उस टाइम इंडिया पे प्रेशर बनाया कि इंडिया ईरान के साथ ये प्रोजेक्ट पे काम न करे और इसके बदले अमेरिका ने इंडिया को 2 बड़े डील्स ऑफर किए। पहला था न्यूक्लियर डील। We have reached a mutually satisfactory understanding. We have made history today. Thank you, sir. Thank you. ये वही हिस्टोरिक 2008 इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी। उस वक्त इंडिया ना तो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी का मेंबर था और ना ही एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। नॉर्मली एनएसजी कंट्रीज इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल और एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देती थी क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन अमेरिका ने इंडिया को स्पेशल एक्सेप्शन दिलाया। इस डील के बाद इंडिया यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता था, न्यूक्लियर रिएक्टर ला सकता था और अपना सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम रैपिडली एक्सपेंड कर सकता था। आज इंडिया का न्यूक्लियर पावर सेक्टर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसकी फाउंडेशन वही डील मानी जाती है। लेकिन सिर्फ अमेरिकन प्रेशर ही रीजन नहीं था, इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी थे। सबसे पहला इशू था पाकिस्तान। पाइपलाइन पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन से गुजरती, जहां इंसर्जेंसी और अटैक कॉमन थे। इंडिया का कंसर्न सिंपल था, अगर पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर नहीं कर पा रहा है तो इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा कंसर्न और भी डेंजरस था, अगर फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान सिर्फ एक वॉल्व बंद करके इंडिया का गैस सप्लाई रोक सकता था, मतलब इंडिया परमानेंटली एनर्जी ब्लैकमेलिंग के रिस्क में आ जाता। और दूसरा था TAPI पाइपलाइन। अमेरिका ने इंडिया को IPI पाइपलाइन का एक अल्टरनेटिव सजेस्ट किया। TAPI पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। इंडिया ने सोचा कि शायद ये सेफर ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें ईरान नहीं था, लेकिन TAPI भी अफगानिस्तान के इंस्टेबिलिटी के बीच अटक गया। अफगानिस्तान उस वक्त लगातार वॉर और तालिबान कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। कई एरियाज में गवर्नमेंट का कंट्रोल वीक था और टेररिस्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा था। इसी वजह से कंपनीज और इन्वेस्टर्स को डर था कि पाइपलाइन की सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। मीटिंग्स होती रही, अनाउंसमेंट्स होती रही, लेकिन पाइपलाइन कभी रियलिटी नहीं बन पाई। जब इंडिया IPI प्रोजेक्ट से पीछे हटा तब ईरान और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। IPI पाइपलाइन अब IP पाइपलाइन बन गई, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन कंप्लीट भी कर दी और बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन पाकिस्तान के पास न पैसे थे न इंटरनेशनल फंडिंग सपोर्ट। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में था, IMF और वर्ल्ड बैंक फंडिंग का प्रेशर अलग था और पाकिस्तान पाइपलाइन का अपना सेक्शन कभी बिल्ड नहीं कर पाया। और यहीं से शुरू होता है $18 बिलियन पेनल्टी का क्राइसिस। ईरान ने इंटरनेशनल फोरम में क्लेम किया कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट वायलेट किया है और डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट मिलाकर अराउंड $18 बिलियन का कंपनसेशन बनता है। अगर रीजनल वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन सिचुएशन को टेम्पररी फ्रीज नहीं करते तो पाकिस्तान पर मैसिव फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता था। आज जब मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से एनर्जी क्राइसिस आई है तब लोग फिर से पीस पाइपलाइन को याद कर रहे हैं। इंडिया की एनर्जी इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा सी रूट से आता है और गल्फ से आने वाला ऑलमोस्ट हर टैंकर हार्मूज से गुजरता है। इसलिए जब भी रीजन अनस्टेबल होता है इंडिया में पेट्रोल, LPG और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इम्पैक्ट होने लगते हैं। इसलिए कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि अगर पीस पाइपलाइन कंप्लीट हो गई होती तो शायद इंडिया आज इतना वल्नरेबल नहीं होता। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया उस पाइपलाइन पर डिपेंडेंट हो जाता तो पाकिस्तान एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक लेवरेज गेन कर लेता, अमेरिकन सैंक्शन लग सकता था, स्विफ्ट बैंकिंग एक्सेस और इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रेशर आ सकता था और शायद इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी आज इतना स्ट्रॉन्ग है उतना डेवलप नहीं होता, क्योंकि 2008 न्यूक्लियर डील के बाद ही इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूल का एक्सेस मिला, जिसने आज के एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी। लेकिन उस वक्त इंडिया का डिसीजन चाहे सही था या गलत, लेकिन 2008 के फेल्ड पाइपलाइन प्रोजेक्ट ने इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा लेसन सिखा दिया। किसी भी कंट्री का फ्यूचर सिर्फ एक कंट्री, एक पाइपलाइन या एक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कभी स्टेबल नहीं रहती। आज 2 फ्रेंडली कंट्रीज भी कल कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकते हैं और एक वॉर पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकती है। शायद इसी वजह से आज इंडिया एक ही सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहने की वजह हर डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने UAE के साथ एक ऑयल एग्रीमेंट साइन की है, जिसमें UAE अब इंडिया में ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल स्टोर करेगा। ये पहली बार होगा जब UAE इतना मैसिव स्केल पर अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल इंडिया के अंदर स्टोर करेगा और इमरजेंसी सिचुएशन
सिचुएशन में इंडिया भी इस ऑयल को यूज कर सकेगा। इस एग्रीमेंट का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडिया और यूएई स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व और लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि कुकिंग गैस और एनर्जी सप्लाई चेन को भी सिक्योर करने की प्लानिंग चल रही है। इसके साथ ही दोस्तों इंडिया ने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है एलएनजी की सप्लाई को सिक्योर करने का। इंडिया अब कोल गैसिफिकेशन पर एग्रेसिवली काम कर रहा है, यानी कोयले से गैस बनाना। इंडिया के पास मैसिव कोल रिजर्व्स हैं जो करेंट यूजेज रेट के हिसाब से लगभग 400 साल तक चल सकते हैं। अब तक कोल का मेजर यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट उसी कोल को गैस में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। और इस प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कोल गैसिफिकेशन के लिए लगभग 37,500 करोड़ इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। और इसके साथ साथ एलएनजी टर्मिनल एक्सपेंड किए जा रहे हैं ताकि अलग अलग कंट्रीज से गैस इंपोर्ट हो सके। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर और विंड पावर पर मैसिव फोकस दिया जा रहा है ताकि इंपोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंसी कम हो। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर लॉन्ग टर्म स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। साथ ही इंडिया अपनी इंपोर्ट स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी ऑयल और गैस सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं बल्कि रशिया, अमेरिका, अफ्रीका और दूसरे रीजन से भी लिया जा रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं है, एनर्जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। क्योंकि फ्यूल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। एनर्जी जियोपॉलिटिकल पावर है क्योंकि जिस देश के पास स्टेबल एनर्जी होगी वही ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एनर्जी सर्वाइवल है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी बिना एनर्जी के एक दिन भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। हिस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, लेकिन उनकी फेलियर फ्यूचर डिसीजन को सेव कर सकती है। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन और टैपी शायद कभी रियलिटी नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने इंडिया को फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जरूर दिया। जो देश एनर्जी सिक्योर्ड नहीं होता वो ट्रूली इंडिपेंडेंट भी नहीं होता। और इसीलिए इंडिया आज इन प्रोजेक्ट से भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे टॉपिक पे क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।